हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड होप इट इज़ एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। जो लोग मुझे नहीं जानते, मैं हूं डॉक्टर इशराक एंड अभी 2 से 3 हफ्ते पहले एक फुटबॉल मैच के दौरान एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें फुटबॉल प्लेयर जो था वो ऑन फील्ड कोलैप्स कर गया, बेहोश हो गया क्योंकि उसका हार्ट रुक गया था, उसको हार्ट अटैक आ गया था जिसको हम कार्डियक अरेस्ट भी बोलते हैं। यानी कि उसका हार्ट जो था वो बीट करना बंद कर गया एंड वो एक एबनॉर्मल रिदम में चला गया। एंड ये बात हम सब जानते हैं कि हार्ट अटैक एक्चुअली में बहुत ज़्यादा जानलेवा हो सकता है। अगर सही टाइम पे उसको डिटेक्ट नहीं किया गया, उसका इलाज नहीं किया गया तो पेशेंट की मौत हो सकती है। बहुत सारे लोगों की होती है हार्ट अटैक से एंड वो देख नहीं पाते हैं कि उनको एक्चुअली में हार्ट की दिक्कत चल रही है या हार्ट अटैक होने के चांसेस हो रहे हैं। एंड हार्ट अटैक को ठीक करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि अगर उस टाइम पे आप डिफिब्रिलेटर्स का यूज़ कर पाएँ तो उससे पेशेंट बच सकता है, वो पेशेंट की जान बचा सकता है। अब डिफिब्रिलेटर क्या होता है? डिफिब्रिलेटर एक शॉक देने वाली मशीन होती है जिसको हम पेशेंट को लगाते हैं ताकि पेशेंट को शॉक देके हम उसका हार्ट को रीस्टार्ट कर पाएँ। एक तरीके से ये कंट्रोल ऑल्ट डिलीट होता है बॉडी के लिए। ये उन केसेस में बेनिफिशियल रहता है जब आपका हार्ट जो होता है वो एक इर्रेगुलर रिदम में चल रहा है एंड जब आप उसको शॉक देंगे तो वो हार्ट को पहले पूरी तरह से रोक देगा एंड उसके बाद वो उसको रीस्टार्ट करेगा। बट जिस मोमेंट तक आप डीफिब का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, चेस्ट कंप्रेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको चेस्ट कंप्रेशंस पेशेंट को देना पड़ेगा। चेस्ट कंप्रेशंस का मैकेनिज्म सिमिलर होता है, वो एक तरह से कॉपी करता है हार्ट को। हार्ट जो होता है वो हमारी पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई कर रहा है एंड सपोज़ वो हार्ट स्टॉप हो जाता है, वो बंद हो जाता है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके बाकी ऑर्गन्स को सप्लाई नहीं मिल रही है ब्लड, आपकी बाकी ऑर्गन्स का ब्लड सर्कुलेशन रुक गया है एंड इस वजह से आपको बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं बॉडी में। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि आपका हार्ट जो है वो बीट करे, आपकी ब्लड सप्लाई वापस से नॉर्मल हो जाए ताकि आपके ऑर्गन्स, ब्रेन सबको ब्लड ढंग से पहुँच पाए। अब जहाँ तक बात होती है एथलीट्स की, तो एथलीट्स बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं, बहुत ज़्यादा फिट होते हैं। तो ये सोचना कि किसी एथलीट में, किसी फुटबॉल प्लेयर में हार्ट अटैक आना, तो ये बहुत ज़्यादा अनकॉमन है। ये सोचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि एक नॉर्मल इंसान को और एक एथलीट को अगर हम कंपेयर करेंगे तो दोनों के कंपैरिजन में एथलीट जो होगा वो ज़्यादा फिट और हेल्दियर पाया जाएगा। इसका रीज़न बहुत सिंपल है कि एथलीट्स जो होते हैं वो अपने हार्ट को, अपनी बॉडी को पुश करते हैं टू द एक्सट्रीम लिमिट, यानी कि वो जो मैक्सिमम पोटेंशियल प्रोवाइड कर सकते हैं वो उस लेवल तक अपने आप को पुश कर जाते हैं। यानी कि उनके हार्ट पे एक एक्सट्रीम लेवल का एक्सर्शन हो रहा है एंड इनमें ज़्यादा कॉमन होते हैं आपके फुटबॉल प्लेयर्स एंड साइकिलिस्ट। बट वो जो प्लेयर्स होते हैं वो अपनी बॉडी को उस तरीके से ढाल लेते हैं कि वो ये प्रेशर झेल सकते हैं नॉर्मली। अब हार्ट अटैक आने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं अगर हम जनरल कंडीशन में बात कर रहे हैं, बट एथलीट्स में जो सबसे कॉमन रीज़न है जिसकी वजह से डेथ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, उनको हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, वो है आपका जेनेटिक हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी। यानी कि इसमें हार्ट की जो मसल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाती हैं, मोटी हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो जो बीट करता है हार्ट उसमें उसको दिक्कत आती है। वो एक नॉर्मल रिदम में बीट नहीं कर पाता, ब्लड पंप नहीं कर पाता। अब एथलीट्स में ये कंडीशन बहुत ज़्यादा कॉमन क्यों है? क्योंकि वो अपने हार्ट पे एक एक्सट्रीम प्रेशर डालते हैं जिसकी वजह से उनके हार्ट की मसल्स जो होती हैं वो थिक होने स्टार्ट हो जाती हैं। उनका हार्ट का साइज़ बड़ा हो सकता है, वैसा वाला बड़ा नहीं जैसे हमारे घर वाले बोलते हैं कि भाई इसका दिल बहुत बड़ा है, बट लिटरली बड़ा साइज़ में बड़ा हो सकता है जिसकी वजह से उसके हार्ट पंपिंग में दिक्कत हो सकती है। इवन उसके हार्ट पे माइक्रोस्कोपिक स्कार्स हो सकते हैं एंड ये बहुत ज़्यादा कॉमन है जो आपके फुटबॉल प्लेयर्स हैं या आपके साइकिलिस्ट हैं। अगर आप गूगल पे जाके या विकिपीडिया पे जाके अभी चेक करेंगे कि कितने फुटबॉलर्स की डेथ हो चुकी है तो एक बहुत ज़्यादा लंबी लिस्ट निकल आएगी जो कि बहुत अनएक्सपेक्टेड है। एंड ज़रूरी नहीं है कि इस वजह से हर एथलीट को प्रॉब्लम होती है। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये नॉर्मल कंडीशन है उनके लिए, क्योंकि वो अपने आप को इस तरीके से ढाल चुके हैं, उनके लिए ये चीज़ रिक्वायर्ड हो गई है। अब यहाँ जिस प्लेयर की हम बात कर रहे हैं तो ये ऑब्वियसली एक इंटरनेशनल प्लेयर है, तो यानी कि इसका रेगुलर चेकअप हो रहा होगा, एक रूटीन चेकअप हो रहा होगा और अच्छे लेवल पे चेकअप हो रहा होगा। तो यूजुअली ऐसे कंडीशंस जो होते हैं वो रूटीन चेकअप में आपको डायग्नोस हो जाते हैं, बट कभी कभी नहीं भी हो पाते हैं। एंड इसका सिंपल रीज़न ये है कि बहुत बार आपके फॉल्स नेगेटिव टेस्ट आ जाते हैं। जैसे हम मोस्टली कोविड केसेस में भी देख रहे हैं कि बहुत सारे पेशेंट्स का फॉल्स नेगेटिव टेस्ट आ रहा था एंड अभी भी आ रहा है, एंड जिस वजह से
सिनेरियो का पता नहीं चल रहा है कि वो एक्चुअली में कोविड पॉजिटिव है या नहीं। या पॉसिबली ये भी हो सकता है कि जिस टाइम पे उसकी स्क्रीनिंग हुई हो, टेस्टिंग हुई हो, उस टाइम पे ये कंडीशन उतनी ज़्यादा बड़ी नहीं थी, बहुत माइल्ड थी, जिस टाइम पे डिटेक्ट नहीं हो पाई, एंड विथ टाइम या उस ड्यूरेशन में ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर गई हो, जिसकी वजह से वो ऑन फील्ड कोलैप्स कर गया। अब सोशल मीडिया पे बहुत जगह ये भी बात चल रही है कि क्या इसका रीज़न कोविड हो सकता है, या क्या ये कोविड वैक्सीन के चक्कर में इसको हार्ट अटैक आने के चांसेस बड़े होंगे। तो एक्चुअली में इस बात का कोई एविडेंस नहीं है कि क्या ये एक्चुअली में कोविड या वैक्सीन की वजह से हुआ होगा। हार्ट अटैक होना लोगों में वैसे भी बहुत ज़्यादा कॉमन है, एंड पिछले 1.5 साल से जब से पैंडमिक हुआ है एंड कोविड की वजह से इतना ज़्यादा डर लोगों के अंदर हो गया है कि वो हर चीज़ को, छोटी से छोटी चीज़ को कोविड से रिलेट करने लग जाते हैं। अगर उनको थोड़ी सी छींक भी आ जाएगी या उनको कहीं खराश भी हो जाती है तो उनको लगता है कि क्या मुझे कोविड तो नहीं हुआ है। एंड इवन जब से वैक्सीन लग रही हैं तो हम पेशेंट्स को ये बोलते हैं कि अगर आपको कुछ भी एबनॉर्मल लगे तो एक बार कांटेक्ट कर लेना, हो सकता है कि इस वजह से हो रहा हो। तो इस वजह से लोगों के मन में ये चीज़ बहुत आता है कि कोविड एक रीज़न हो सकता है कोई भी चीज़ का। शायद नॉर्मल टाइम होता तो हम ये छोटी छोटी चीज़ें भी शायद इग्नोर कर देते, हम कोई भी कंडीशन को इतना ज़्यादा हाइप नहीं करते। तो ये कहना कि कोविड की वजह से हुआ या वैक्सीन लेने की वजह से हुआ, ये बहुत ज़्यादा अनकंक्लूसिव हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअली में इसका कोई एविडेंस नहीं है। तो शायद हो भी सकता है एंड नहीं भी हो सकता है। तीसरी चीज़ ये आती है कि क्या एग्जैक्टली किया गया जिस टाइम पर एरिक्सन बेहोश हुआ, क्या प्रोटोकॉल्स लिए गए थे, क्या मैनेजमेंट किया गया। तो जैसा मैंने वीडियो में देखा है, तो जैसे ही एरिक्सन कोलैप्स हुआ, उसके आसपास उसके टीममेट्स एंड ओपोनेंट टीममेट्स आ गए, उसको उठाने की कोशिश की गई थी, उसको हिलाया गया था, एंड उसको CPR स्टार्ट होने में 2 से 3 मिनट लगे हैं, एंड फाइनली उसको डिफिब्रिलेशन दिया गया था। अब एरिक्सन के केस में वो बहुत ज़्यादा हेल्दी है, फिट है, एंड ऐसे सिनेरियोज़ में अगर 2 से 3 मिनट का डिले होता है तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ पाता है। एंड जैसे कि अब वो बहुत अच्छी कंडीशन में है, वो रिकवर कर चुका है। बट अगर ये किसी नॉर्मल इंसान की लाइफ में ऐसा कुछ हो जाए, राह चलते किसी के साथ ऐसा हो जाए, एंड वहाँ पे 2 से 3 मिनट का फ़र्क आ जाए, तो वो ज़िंदगी और मौत का फ़र्क ला सकते हैं, या फिर कंप्लीट रिकवरी और परमानेंट डैमेज के बीच में भी डिफरेंस ला सकते हैं। तो कल को अगर आपके सामने ऐसी कोई कंडीशन आती है कि आपके सामने कोई बंदा बेहोश हो जाए, तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ आपको ये चेक करना है कि वो एक सेफ़ जगह पे है, क्या आपको उसके पास जाना सेफ़ है कि नहीं, कहीं उसके पास कोई तार तो नहीं है बिजली की जिसकी वजह से आपको भी करंट लग सकता है, या उसके पास ऐसी कोई और चीज़ तो नहीं है जिसकी वजह से आपको नुकसान पहुंचे। दूसरी चीज़, उसको पहले आवाज़ लगाइए, उठाने की कोशिश करिए। अगर वो नहीं उठता है तो उसके शोल्डर से उसको हिला के देखिए, उसको उठाने की कोशिश करिए। इसके बाद आपको लाइफ साइंस देखने की ज़रूरत है कि वो सांस ले रहा है या नहीं ले रहा है। अगर आपको पल्स चेक करना आता है तो पल्स चेक करके देखिए, एंड अगर 10 सेकंड तक आपके चेक करने के बाद भी वो सांस नहीं ले रहा है तो आपको उसके बाद इमीडिएटली CPR स्टार्ट कर देना चाहिए। 1 मिनट नहीं वेट करना है, 3 मिनट वेट नहीं करता है, 10 सेकेंड अगर वो सांस नहीं ले रहा है तो उसके बाद आपको CPR उसको देना ज़रूरी बन जाता है। तो आप उसको CPR दीजिए और एम्बुलेंस को कॉल करके बुला लीजिए, ताकि जब तक आप CPR दे रहे हैं तब तक मेडिकल हेल्प आ सके आपके पास और उस पेशेंट को प्रॉपर मेडिकल अटेंशन मिल पाए। अगर आप मेडिकली ट्रेंड नहीं हैं तो उसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप पल्स चेक करें या वो करें, आप इस चीज़ के लिए परेशान मत होइए। आप डायरेक्ट CPR देने की कोशिश करिए। एंड रीसेंट गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग चाहे कोई भी कंट्री हो, आपको इस चीज़ के लिए परेशान नहीं होना है कि आपकी CPR की वजह से पेशेंट को कुछ नुकसान पहुँच सकता है, उसको कुछ डैमेज हो सकता है। आपको उसकी जान बचाने की कोशिश करनी है तो आप उसको CPR दे सकते हैं। बाई चांस अगर पेशेंट को हार्ट अटैक नहीं आया था और वो जस्ट फेंट कर गया, बेहोश हो गया है, उसको चक्कर आ गया, तो ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा कि वो बस उठ जाएगा आपके CPR देने पे, उससे ज़्यादा कोई नुकसान नहीं होगा। अब आपको चेस्ट कंप्रेशन कैसे देना चाहिए, आपको दोनों हाथ फर्मली एक दूसरे के ऊपर रखना है, हार्ड रखना है, कंप्रेशंस एकदम हार्ड होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए। आपको किस तरह देना है, ये जो बीच की आपकी रिब्स के बीच का पार्ट होता है, इसको हम स्टर्नम बोलते हैं। तो लोअर स्टर्नम पे आपको हार्ड एंड फास्ट कंप्रेशंस देने हैं। 100 to 120 पर मिनट आपको दोनों हाथों से मिला के कंप्रेशंस देने हैं, रेगुलर कंप्रेशंस देने हैं आपको।
आप ज़रूरी नहीं है कि आप कंप्रेशंस दें और फिर उसके बाद माउथ टू माउथ देख के उसको सांस देने की कोशिश करें। आप कॉन्टिन्यूस कंप्रेशंस आपको प्रोवाइड करना है और उस पेशेंट को जितनी जल्दी डिफिब्रिलेटर दे सकें उतनी जल्दी डिफिब्रिलेटर का उसके ऊपर यूज़ करना है। 3 चीज़ें ऐसे सिनेरियो में हमेशा हमें याद रखना है कि सबसे पहले हमको एम्बुलेंस बुलाना है, उसको CPR देना है, चेस्ट कंप्रेशंस देना है और डिफिब्रिलेटर का यूज़ करना है। अच्छे चेस्ट कंप्रेशंस और डिफिब्रिलेटर जान बचाने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं एंड रैदर कि आप वेट करें कि जब तक एम्बुलेंस आए, पेशेंट को उठाए और हॉस्पिटल ले जाए। हो सकता है उस एरिया में आसपास एम्बुलेंस ना हो, तब तक वो लेट हो जाए। बट अच्छे चेस्ट कंप्रेशन और डिफिब्रिलेटर किसी भी पेशेंट की जान बचा सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, कहीं आपको काम आ सकती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे जो नए हैं सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे फिट।